अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद आपको कहेंगे नया दिन में। मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असलम। नया दिन, नई सुबह, नया आज़म। और जब बहुत कुछ नया करने की ठान लेते हैं आप सोचते हैं कि जी मैंने कुछ नया करना है, कुछ एक्साइटिंग करना है, कुछ यूनिक करना है, तो अल्लाह ताला आपको एक मौका देते हैं जिसे आप नया दिन कह सकते हैं, जिसे आप हैप्पी मॉर्निंग कह सकते हैं। और इस हैप्पी मॉर्निंग को मज़ीद हैप्पी करने के लिए हम बहुत सारी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। कुछ इन्फॉर्मेटिव खबरें होती हैं, कुछ पॉलिटिकली खबरें होती हैं, किसी की स्टोरी भी हम आपके सामने रखते हैं, आपके मसाइल का हल भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। और हमारी कोशिश यही होती है कि डेली बेसिस पर हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हो एक अच्छी बात से, ताकि आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरे और आप दिन के किसी भी हिस्से में सोचें अच्छा सुबह के वक्त महक ने अपने प्रोग्राम में जो बात की थी वो वाकई अच्छी बात थी। तो आज की अच्छी बात यह है कि अपना रवैया ऐसा अपनाएं कि दोस्त आपके पास बैठकर खुशी महसूस करें, कशिश महसूस करें। जब आपके पास उठ के जाएं या जब आप उस महफिल से उठ के जाएं तो वो ये सोचें कि जिस शख्सियत ने मुझसे बात की थी या जो शख्सियत यहाँ से उठ के गई है, उसकी गुफ्तगू, उसका अंदाज़े गुफ्तगू, उसका बात करने का तरीका, उसका अखलाक कितना खूबसूरत है, कितना पुरकशिश है। और लोग आपसे सीखें, ना कि आप पे तनकीद करें या आपके पीछे आपकी बैक बाइटिंग करें या आप पे उंगलियां उठाएं। तो हमेशा मैं जब भी ये बात करती हूँ ना कि आपका अंदाज़े बयां बड़ा अच्छा होना चाहिए, तो मैं साथ ये ज़रूर कहती हूँ कि ये सब डिपेंड करता है आपकी ग्रूमिंग से, आपके ब्रॉटअप से, आपके घर के माहौल से, या फिर उस जगह से जहाँ आप कनेक्टेड होते हैं, जहाँ से आप लिंक होते हैं। भले से आपका ऑफिस है, भले से आपका घर है, आपका स्कूल है, कोई भी जगह जहाँ पर आप काम करते हैं उसका बड़ा असर होता है आपके ऊपर। तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी दोस्तों की महफिल को चूज़ करें तो अच्छे दोस्त अपनाएं, और जब भी अल्फाजों का इस्तेमाल करें तो अच्छे अल्फाज की अदायगी करें। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरीज़ का जिक्र करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे खान साहब की। इमरान खान के खिलाफ आज इस्लामाबाद की अदालतों में 4 मुख्तलिफ केसेस की समाअत होगी। दिन 11:30 बजे बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे। F8 कचहरी में भी हाजिरी लगवाएंगे। तोशाखाना केस की भी समाअत होगी। तो इन तमाम समाअतों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख पर अज़खुद नोटिस केस। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज हर सूरत समाअत मुकम्मल करेंगे। 9 रुकनी बेंच टूट गया है। जस्टिस अतर मैनुल्लाह, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस याहिया आफरीदी बेंच से अलग हो गए हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि इनके नामों पर एतराज़ आ रहा था। आगे चलकर तमाम सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे कि क्या हो सकता है आज। होना तो वैसे वही चाहिए जो आइन कहता है। आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। सो लेट्स सी कि फैसला किसके हक में आता है। इसके अलावा भाई रमज़ान आने वाला है और रमज़ान की तैयारियां हर घर में पहले से शुरू हो जाती हैं। तो इस दफ़ा गवर्नमेंट भी पहले से तैयार है। अच्छा, हर दफ़ा गवर्नमेंट तैयारियां तो बहुत सारी करती है, लेकिन वो चेक एंड बैलेंस वाला जो सिस्टम है ना, वो हमें पहले अशरे तक नज़र आता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है, फिर वो हमें कहीं नज़र नहीं आता। सस्ते रमज़ान बाजार भी लगते हैं, लेकिन इस दफ़ा रमज़ान से पहले ऑपरेशन क्लीन अप करें। वज़ीर आज़म ने ज़ख़ीरा और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इदारों को फ्री हैंड दे दिया है। कहा है कि ज़्यादा कीमत वसूल करने वालों को कानून की ताकत से सबक सिखाया जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल है वज़ीर आज़म से कि अगर जो लोग हदूद से तजावज़ कर रहे हैं वो ही कानून के अगर रखवाले हों तो फिर उनसे कैसे निपटा जाएगा। खैर, उन्होंने ये कहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। अच्छा, इस तमाम तर में एक चीज़ बड़ी मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट को भी और जो यूटिलिटी स्टोर्स के मालिकान हैं कि आती कीमतें कुछ और हैं, लेकिन आवाम को किसी और कीमतों पर चीज़ें मिल रही होती हैं। और कभी कभी कह दिया जाता है जी आटा भी नहीं है, चीनी भी नहीं है और चावल भी नहीं है, स्टॉक ख़त्म हो गया। तो इस चीज़ को मेंटेन करना गवर्नमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है। और डंडा जो है ना बड़ा सख्त रखना पड़ेगा इस रमज़ान में, क्योंकि पिछले रमज़ान में हमने देखा था कि आवाम कितनी दरबदर हुई थी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पाकिस्तान अपनी तमाम बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेगा। हुकूमत बजट और क्रंच अकाउंट खसारे में कमी के लिए इस्लाहात करने जा रही हैं। अब इस्लाहात का जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ तो जो मेरे देखने वाले हैं वो थोड़े से डर जाते हैं कि पता नहीं कोई सख्त फैसले होने वाले हैं। उम्मीद रखें ऐसा ही होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द से मुलाकात हुई है। प्रोग्राम में बढ़ती हुई महंगाई, मुल्की मईशत और हुकूमत के सख्त फैसलों पर डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हम कहानी रखेंगे आपके सामने, बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही खूबसूरत बच्ची ज़ैनब की। इल्म की प्यास किसे कहते हैं, कोई ज़ैनब से सीखे। गरीब बाप की बहादुर बेटी को अपने ही गाँव से लाड़काना स्कूल जाने में दुश्वारी का सामना है। वो किस तरीके से इस चैलेंज को फेस कर रही हैं, क्या उनका कहना है। प्रोग्राम में ज़ैनब से उनकी मुश्किलात पर हम बात करेंगे।
इसके अलावा क्रिकेट की दुनिया से खबर देंगे। PSL 8 चल रहा है, लाहौर कलंदर्स का पावर शो इस्लामाबाद यूनाइटेड को 110 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है। 200 रन के जवाब में इस्लामाबाद की टीम सिर्फ 90 रन पर पेविलियन लौट गई है। आज प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि कहाँ कमी दिखाई है, क्यों अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। इसके अलावा मुल्क की पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ कल से होगा। अहम इमारतों और तनसीबात की जियो टैगिंग होगी। 7वीं मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर ही नई हल्का और फिर आम इंतखाबात होंगे। चले अल्लाह अल्लाह करके आम इंतखाबात का लफ्ज़ तो हमने सुन ही लिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक अहम मसले की जो कि हर घर में होता है। अच्छा, बच्चा, हम ये समझते हैं कि जी बच्चा जब टीन एज से निकल के 30, 40, 50 प्लस पे चला जाएगा ना, बाल फिर सफ़ेद होते हैं। नहीं, आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि टीन एजर्स भी जो हैं बेचारे, उनके भी बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए। तो मेरा सवाल है आप लोगों से कि क्या आपके बाल भी वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं या हो चुके हैं? अगर ऐसा है तो आज आपने मेरा प्रोग्राम ज़रूर देखना है। हमारे साथ होंगे हकीम शाह नज़ीर, जो कि हमें बताएंगे कि इसकी वजूहात क्या है। समटाइम्स हमारी डाइट ऐसी हो जाती है, कभी कभी टेंशन से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, और कभी कभी वो जो ख़वातीन बालों को रंगवा लेती हैं ना, तरह तरह के डाई करवा लेती हैं, उस वजह से भी, क्योंकि केमिकल आपके बालों पे लग रहा है, उस वजह से भी बाल आपके सफ़ेद है। तो सफ़ेद बालों को कुदरती तौर पर स्याह कैसे करेंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे और टॉपिक्स हैं, रिपोर्ट्स हैं जो हमने शामिल करनी है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से। तो जब मुल्क की मईशत के हवाले से बात करते हैं तो अगेन वही बात है कि पेट्रोल जो है वो महंगा हो रहा है, और इसके अलावा जो है वो हमने देखा है कि कभी कभी हम देखते हैं अच्छा, अहम अपडेट का मुझे कहा जा रहा है जी कि अहम अपडेट है, उससे मुतालिक आपको बताते हैं कि अहम अपडेट क्या है। लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने जिक्र किया है कि महंगाई भी एक अहम चीज़ है, कि महंगाई पे जब हम बात करते हैं तो कभी कभी हम खुद जो है वो टेंशन में आ जाता है कि महंगाई क्या है या किस तरह से इसको हमने कंट्रोल करना है। आपको बताएं कि महंगाई के हवाले से हम बात का आगाज़ हमने किया था कि महंगाई जो है मुल्क में बढ़ती जा रही है। पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, सब्जियाँ भी महंगी हो रही हैं, गोश्त, आटा, मतलब मैं जिस चीज़ का भी नाम लूँ सब चीज़ें महंगी हो रही हैं। अब इसी तमाम तनाजुर में हुकूमत ये कहती है, हमें नज़र आ रही है कि सख्त मुआशी फैसले भी हमने मज़ीद करने हैं। डॉक्टर खाकान नजीब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। मुझे बताइएगा कि मज़ीद सख्त इकदामात उठाने के बारे में हुकूमत सोच रही है। जहाँ पेट्रोल महंगा है, जहाँ पर आटा महंगा है, जहाँ पर चीनी महंगी है, हर वो चीज़ जो कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत है वो महंगी है। मज़ीद क्या इकदामात सख्त हो सकते हैं, क्या महंगा हो सकता है मज़ीद? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है कि महंगाई हो रही है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि ग्लोबली जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ी हुई है और बढ़ रही है, और मंथ ऑन मंथ भी अगर हम देखें तो दुनिया भर में ये हो रहा है। क्यों हो रहा है इसके जी ठीक है, डॉक्टर साहब से रब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आवाज़ उनकी गालिबन सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच रही है। जैसे कि हमने कहा ना कि मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर कब बढ़ना शुरू होंगे, ये एक अहम सवाल है। मार्केट में बेहतरी आएगी, रुपए की कदर मुस्तहकम होगी, ये हमारा ख्वाब है। महंगाई में कमी कब होगी, डॉलर कब सस्ता होगा, ये भी हमारा ख्वाब है। डॉलर महंगा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, और ये एक आम सोच है आम शहरी की कि जब डॉलर ऊपर जाता है तो फिर पेट्रोल भी बढ़ता है, और जो तमाम तर अशिया ज़रूरियाँ हैं वो भी बढ़ जाती हैं। और एक वक्त हम कहते थे ना, दाल रोटी खा के गुजारा कर लो, तो अब वो भी वक्त नहीं है। अब दाल रोटी भी नहीं मिलती, क्योंकि दालें इतनी महंगी हो गई हैं, आटा इतना महंगा हो गया है। अभी हमने देखा था कि लास्ट डेज में पंजाब समेत मुल्क भर में ये हाल था कि आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। डॉक्टर साहब से रब्ता हमारा बहाल हो गया। डॉक्टर साहब, प्लीज़ अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी, जैसे मैं आपको कह रहा था कि दुनिया भर में कोविड की जब बात, सप्लाई चेन्स का शॉर्टफॉल आया, सप्लाई चेन्स में डिस्टर्बेंस आई, फिर उसके बाद यूक्रेन वॉर आ गई। यूक्रेन वॉर का इफेक्ट ये हुआ कि एक कमोडिटीज का ग्लोबल में सुपर साइकिल आया प्राइसेस का। आपने देखा तेल की कीमत बढ़ी, कोल की कीमत बढ़ी, एल्यूमिनियम की कीमत बढ़ी। इस सारे का इफेक्ट पाकिस्तान पे आया। पाकिस्तान में देखिए बहुत सी स्पेशल चीजें हुई। रुपए की कदर में जब तब्दीली हुई और ज्यादा हुई, तो आपकी जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन थी वो ज्यादा हुई। फिर ये जो आपका फ्लड्स आए, क्रॉप, राइस क्रॉप, पोटैटो क्रॉप, अनियन क्रॉप, मेजर क्रॉप्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई। ये सब वो अवामिल है, और इसके साथ साथ एक डिमांड भी क्रिएट हुई जब लोगों ने अपनी सेविंग्स को खर्च करना शुरू किया कोविड के बाद। और हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी पैदावारी सलाहियत वैसे ही नहीं अच्छी, ना एग्रीकल्चर में अच्छी है, ना मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी है,
हम छोटी छोटी चीजों के लिए डिपेंडेंट हैं, इम्पोर्टेड वीट पे, इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल पे। सो ये एक ओवरऑल अवामिल है। इसमें मैंने हमेशा कहा है कि दो चीजें करने की जरूरत है। एक तो लोगों को अपना तर्ज अमल दुनिया भर में बदलने की जरूरत है, और उन्होंने बदला है क्योंकि हुकूमतों ने लीड किया है इस तर्ज अमल को बदलने के लिए। बहुत आसान मिसाल ये है कि जब सर्दियां थी, लोगों को कहा गया कि आप बिजली कम खर्च करें पर स्वेटर्स ज्यादा पहने, एक कमरा इस्तेमाल करें। आपको पता है कि मेजर लोग वहां पे फ्लैट जी जी। हम ये नहीं कर पाए। फिर दूसरी चीज ये है कि हुकूमतों को जो सप्लाई है ऑफ एडिबल्स, सप्लाई ऑफ फूड, सप्लाई ऑफ जो जरूरी अशिया हैं लोगों के लिए, वो मेंटेन करना थी। हम वो भी नहीं कर पाए, और जी उसके जी। बाद पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अगेन मैं कहता हूं लोगों का तर्ज अमल ठीक नहीं था। लोगों ने होर्डिंग की, वीट, आटा, जब भी कोई चीज नया लाया, और ऐसे एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाने की कोशिश की। ये है सारी वो जी वजूहात। जी। अभी ये तब्दील नहीं होंगी, इसलिए कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, और बिजली की कीमत में मेरा ख्याल है एक और इजाफा जो है वो शायद होने जा रहा है, बिकॉज हमने ओके। आईएमएफ के प्रोग्राम में वापस जाना है। ये है इस वक्त मुल्क की सूरत अच्छा हाल। डॉक्टर साहब, किसी आपने ये सूरत बड़ी में अच्छी बात की। माजरत मैं आपको काट रही हूँ, एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, सेकंड मेरा सवाल ले लीजिएगा। आपने कहा आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना है। अब आईएमएफ जो ये मुतालबा कर रहा है कि टॉप लेवल पर कटौतियां होनी चाहिए, फलानी चीज़ की कीमत बढ़ जानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तमाम तर मुतालबात अगर मान लिए जाते हैं, तब अवाम की स्टैंडिंग पोजिशन क्या है? तो ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इसको एक तो ये मैं कंप्लीट कर लूं, जैसे आप कह रही थी कि जी जी हमें प्लीज। इन अवामिल में अपने तर्ज अमल को बहुत केयरफुली लेकर चलना है। अगले आने वाले माह लोगों के जी लिए जी। तकलीफ दे हैं। ये मैं पेशिन गोई इसलिए किए जा रहा ठीक हूं कि है। जब हम नंबर्स इन्फ्लेशन के देख रहे हैं, तो मुझे बड़ी तशवीश है कि हर लोअर मिडिल इनकम अर्नर, मिडिल इनकम अर्नर, हायर अर्नर, सबको तकलीफ होगी। और जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, जी जी। जो कि शायद जिनकी नौकरी चली गई है, या जिनके घर में कोई आफत जैसे फ्लड आया, उससे तकलीफ आई, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। एक तो सबसे पहले जो मुखैर हजरात हैं, वहां से शुरू करते हैं। वो क्या है? जो कि वेल ऑफ है हमारी जी तरह, जी। उनको मंथली के बेसिस पे हेल्प करनी चाहिए, फ्लड विक्टिम्स की भी और जनरली भी। हुकूमत ने अपना जो जी जी। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें बढ़ाया है, उसमें ज्यादा हुकूमत को और जराए से हेल्प करनी चाहिए, और फेडरल के अलावा ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी आना चाहिए हेल्प करने के लिए। तीसरी चीज, मैं लोगों को ये ठीक हमेशा है। कहता हूं कि यार अपना तर्ज अमल जो है उसको जो हालात हैं उसके तौर तरीकों से बदलें। हुकूमत शायद बता नहीं पा रही आपको कि हालात कितने मुश्किल हैं। अगर 40-40% कीमतों में तब्दीली हो रही है ईयर ऑन ईयर फूड में, तो यकीनन ये बहुत ही जी जी। तशवीशनाक हालात हैं, और सदियों में ये हालात आज सही है। पैदा हुए हैं, या दिहाइयों में रादर ये हालात जो हैं मैंने देखे पाकिस्तान में, और दुनिया में भी नहीं देखे। सो अपना तर्ज सही। अमल बदलें। अब अगर आईएमएफ में नहीं जाएंगे तो मैडम याद रखिए कि ये जो तकलीफ 40% की है, ये शायद 70% इन्फ्लेशन पे चली जाएगी। सो आईएमएफ में जाना पाकिस्तान के लिए लाजिम व मलजूम है, हर सूरत में जाना चाहिए। मैं ये भी कहता हूं कि जब भी आईएमएफ को डिले किया है तो तकलीफ बढ़ी है। हमने नवंबर में अपना नवा रिव्यू जो उनके साथ चल रहा है वो कंप्लीट करना था। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फरवरी का आखिरी दिन है। पाकिस्तान के पॉलिसी जी जी मेकर्स, बिल्कुल। पाकिस्तान की अथॉरिटीज को हेल्प कीजिए कि वो ये फैसले करें और वापस मुल्क को आईएमएफ प्रोग्राम के साथ रखें। यही इंटरनेशनल अच्छा। आर्किटेक्चर है जो हमें तकलीफ जी से जी। बचा सकता है। जब मैं जी जी। ये कहता हूं तो बहुत बड़ी तकलीफ की बात कर रहा हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए आपने भी कहा और हम भी इस चीज़ को मानते हैं कि महंगाई ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को महंगाई ने हिट किया। इवन सुपर पावर अमेरिका की मैं बात कर लूँ, कहीं का भी मैं नाम लूँ, महंगाई हर जगह है। लेकिन वहाँ की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि अवाम उतनी परेशान नहीं जितनी हम पाकिस्तान में अपनी आवाम को परेशान देखते हैं। और एक हमारा एक माइंड सेट बन चुका है कि यहाँ पर गरीब गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर हो रहा है। तो यहाँ पर पॉलिसीज़ मेकिंग का बड़ा फुकदान हमें नज़र आता है, क्योंकि ना वो पॉलिसीज़ हैं जिससे हम मुत्तफिक हो सके, ना वो पॉलिसीज़ हैं जिससे हम सेटिस्फाई हो सके। शायद पॉलिसीज़ तो कोई है ही नहीं, और अगर बनती हैं तो उन पर अमल भी नहीं होता। जबकि बाहर के ममालिक में पॉलिसीज़ बनती भी हैं, अमल भी होता है, महंगाई वहाँ पर भी है, लेकिन इतना रोना नहीं है वहाँ पर। सो ये आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रही हैं।
और पूरा पाकिस्तान और स्पेशली पॉलिसी मेकर्स और हम जैसे लोग जो इन्वॉल्व रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, इनको वो पॉलिसीज बनाने में दिक्कत रही है कि वो एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स कर सकें, वो रियल एस्टेट इनकम को टैक्स कर सकें, वो प्रॉपर्टी को प्रॉपरली टैक्स कर सकें, वो ठीक है। रिटेल सेक्टर को टैक्स कर सकें। ये वो लोग हैं जो मनीड हैं, ये वो लोग हैं जो वो प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, जिनका शेयर जो वो टैक्स का दे रहे हैं वो गलत है, वो कम है, वो अंडर टैक्स्ड है। और कुछ सेक्टर्स तो ऐसे हैं जो टैक्स नेट से बाहर है, और इसकी वजह से चाहे ठीक है। आप टेलीफोन ठीक है। हमारे मुआशर डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू बड़ा ज़रूरी है कि हम जब बात करते हैं ना गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ नहीं बनाई और ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, तो एक नज़र ज़रा अपने ऊपर डालें कि कहीं आप भी तो बिजली का बेजा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, कहीं आपको बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि महंगाई बढ़ी, आप कहते ओके बढ़ती जाए, हमें क्या है दूसरों के लिए बढ़ी है। नहीं, आवाज़ उठाएं ताकि पता चले आपको फ़र्क पड़ रहा है। हमें लेनी एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। आपको बताएं कि हमें कहा जाता है कि इल्म हासिल करो, भले से तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन यहाँ पर चीन जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ जाना है वो लगता तो बहुत करीब है, मगर उस बच्ची के लिए जिसकी मैं बात करने वाली हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा मीलों जैसा सफ़र हो जाता है। 9वीं क्लास की तालिबा ज़ैनब के लिए तालीम हासिल करना खुद उसी के अपने शहर लाड़काना में चीन जाने से भी ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया है। ये मुश्किल किसी और ने नहीं बल्कि गांव वालों ने खड़ी की है। इल्म की प्यासी गरीब बाप की बहादुर बेटी ज़ैनब ना सिर्फ खुद तालीम हासिल करने जाती है बल्कि अपने 4 भाइयों को भी अपने हमरा लेकर जाती है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर ज़ैनब हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे हम बात करेंगे। लोग पहले कुछ कहते हंसते हैं, कोई बोलता है कि देखो देखो वो लड़की जा रही है बाइक पे। किसी को क्या पता मैं किसी वजह से किसी मजबूरी से चला रही हूँ। मेरे शौक था बहुत पढ़ाई का। मेरा वालिद साहब बहुत गरीब है, वो मजदूर है एक, जो मेरा हमारे छोटे बहन भाई और मेरा किराया अफोर्ड नहीं कर सकता था। दो साल में साइकिल पे आती थी यहाँ पढ़ने के लिए। फिर मुझे अब्बू ने सिखाया बाइक चलाने, तो हमारे गांव वाले बहुत अब्बू की बेइज्जती करने लगे। हमको तो पढ़ाई का शौक था, हम मजबूरी खातिर चलाते थे। क्या है बे बाइक चलाना, हम तो अपनी तालीम हासिल करने आते हैं, अपने अब्बू की सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें क्या गलत है जो हमारे गांव वालों को इतना कुछ गलत लग रहा है। मेरे अब्बू को तमाम लोगों ने बेइज्जती की। मैं एक हूँ जो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रतोदरे में पढ़ती हूँ, जो मेरे छोटे बहन भाई है वन स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे इलाके में नहीं कुछ भी, ना बिजली है, ना कुछ, ना रोड की सहूलत, ना कुछ। मेरा ख्वाब है कि मैं इंशाल्लाह बड़ी होकर एक अच्छी वकील बन सकूं और अपने इलाके के और दूसरे आदमियों को मैं मदद कर सकूं। हमने रिपोर्ट आपको दिखाई। अब रिपोर्ट से अंदाज़ा आपको हो चुका होगा कि समझ से बाहर है, हम किस सदी में रहते हैं। ये वो वक्त है जब हमें खुद इनकरेज करना चाहिए अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को कि बाहर निकलें, तालीम हासिल करें। अफसोस की बात, फरियाल तालपुर का ये हल्का है, हम पूरे सिंध में उन्हें अद्दी के नाम से जानते हैं, रत्तो डेरो, जहाँ का मैंने जिक्र किया। मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है जब मैंने ये रिपोर्ट दिखाई, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि ज़ैनब जिसने हिम्मत नहीं हारी, जो इतनी मासूम, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत हैं, आज उन्होंने हमें वक्त दिया है। ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब आप माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं। तालीम हासिल करना, इसमें कोई ऐब नहीं है। बाइक चलाकर खुद जाना, इससे साबित होता है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं और साथ साथ आप अपने भाइयों को भी लेकर जाती हैं। दुनिया वाले कुछ भी कहें, मैं हमेशा आपको एक ही बात कहूँगी कि दुनिया वालों की बातों को एक कान से सुनो, एक से निकाल दो। मैं ज़रा चाहती हूँ कि जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आप प्लीज़ ज़रा अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताएं कि बाइक चलाना कब शुरू किया, किसने सिखाया, किस तरह से सफ़र का आगाज़ हुआ?
मुझे बाइक मेरे अब्बू ने सिखाई। मैं 2019 से 2021 से बाइक चलाती थी और सीखी 2019 से थी। अच्छा, तो आपके भाई भी आपके साथ होते हैं जब आप स्कूल जाती हैं, फिर उन्हें उन्हें भी आप पिक करती हैं, फिर घर आती हैं, इस तरह का सिलसिला है? जी हाँ, पहले मैं उसको स्कूल छोड़ती हूँ, उसके बाद मैं अपने अच्छा स्कूल में आती हूँ, उसके बाद वो छुट्टी में उसको मैं अपने घर छोड़ती हूँ, उसके थोड़ा काम करके फिर मैं ट्यूशन पे जाती हूँ। अच्छा, बहुत हेक्टिक रूटीन है भैया आपकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके भाई किस क्लास में पढ़ते हैं, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं नाइन्थ क्लास में पढ़ती हूँ और जो मेरे छोटे बहन भाई हैं 4, अच्छा वो वन स्कूल में पढ़ते हैं, एक 2 क्लास में और 3 वन में। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह सब बहन भाई पढ़ रहे हैं और ये सिर्फ आपकी वजह से है, क्योंकि बहन ने हिम्मत दिखाई। फिर भाई जो हैं वो जाहिर सी बात है, जो छोटे भाई होते हैं, जो छोटे बहन भाई होते हैं, वो बड़ों को देख के सीखते हैं। तालीम हासिल करने का शौक, क्या बनना चाहती हो, क्या है जहन में, क्या चीज़ है जो कहती हो कि अच्छा मुझे ये गोल मेरा है, मैंने इसको सेट किया, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है? क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या है माइंड में? मेरे माइंड में है तो मैं वकील बनूंगी और अपने इलाके के और दूसरे आदमियों की, जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा उसको इंसाफ दिलवाऊंगी, इंशाल्लाह उसकी मदद करूंगी। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे। आप बड़ा अच्छा सोचती हैं, बड़ी नेक आपकी सोच है। मुझे बताएं कि वकील ही क्यों बनना है? क्या किसी से इंस्पायर हैं, कोई ऐसी शख्सियत जिसे देख के आपको लगा हो कि अच्छा मुझे भी वकील बनना चाहिए? हाँ, मेरी एक जो रिश्ते वाले हैं वो एक वकील है, वो गरीब लोगों की मदद करती है। उसी को देख के मुझे टैलेंट पैदा हुआ कि मैं भी एक अच्छी वकील बन सकूं और सब इलाके के और दूसरे आदमियों को इंसाफ दिलाऊं और उसको हक दिलाऊं कि उसकी मैं मदद कर सकूं, क्योंकि मैं भी एक गरीब हूँ, गरीबी से उठी हूँ, तो उसकी मदद करूंगी इंशाल्लाह। मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी वकील बनूंगी और उसके बाद उन लोगों की मदद करूंगी। सही। ज़ैनब, मैं जितना अप्रिशिएट करूं आपको उतना कम है। और स्पेशली हुक्मरान बाला से मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि मेरी आवाज़ अगर उन तक पहुंच पा रही है तो प्लीज़ ज़रा देखिए समा की स्क्रीन, इस बच्ची को देखिए। ये बच्ची कितनी मुश्किल से उस इलाके तक जाती है, और जिस इलाके का मैं जिक्र कर रही हूँ वहाँ वो एक डेंजर जोन के तौर पर जाना जाता है। अगर हमारे बच्चों को तालीम की सही सहूलियात मिलें तो वो क्यों ना तालीम हासिल करें? हमारे पास इतने नायाब हीरे हैं, लेकिन मसला क्या है कि हमारे पास जो है इस वक्त ना तो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही तालीम का बेहतरीन इंतज़ाम है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगी, सिंध के रखवालों से मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि ज़ैनब समेत ना जाने कितनी ज़ैनब हमारे सिंध में ऐसी मौजूद हैं जो कि तालीम हासिल करना चाहती हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं मुल्क की तरक्की में, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनना चाहती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़ैनब जो आपका स्कूल है वहाँ पर तालीम कहाँ तक है, और फिर उसके बाद कॉलेज, चूँकि हम जब मैट्रिक कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा कॉलेज होता है, तो फिर कॉलेज में एडमिशन, ये सारा कुछ आपने पहले से सोच रखा है? जी हाँ, मेरा जो स्कूल है वो इंटर क्लास तक है। उसके बाद मेरा अब्बू भी चाहता है और मैं भी चाहती हूँ कि मैं और यूनिवर्सिटी में पढूं और से पढ़ के पढूं, जो जहाँ पे वकील पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में तो पढ़ते हैं ना, वही मैं पढ़ना चाहती हूँ। जी इंटर जी। तक ये जो मेरा स्कूल है वो यहाँ पर इंटर फर्स्ट ईयर तो तक स्कूल है, वहाँ पर पढ़ते हैं। मैट्रिक के बाद भी अच्छा, इंटर तक जो स्कूल है और चाहे उसके तो वो बाद चला आपका जाए। ख्वाब है कि आप यूनिवर्सिटी में जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे और हम फिर आपसे बात भी करेंगे कि अब आप यूनिवर्सिटी में पहुंच के कैसा महसूस करें। मुझे बताइए ज़ैनब, आपके घर से जो आपका स्कूल है कितना डिस्टेंस है, कितना फासला आप तय करती हैं? 7 किलोमीटर दूर है, मैं वहीं से रतुदरे से 7 किलोमीटर दूर है, मैं वहीं से आती हूँ बाइक भी। अच्छा, वहीं से आप आती हैं, 7 किलोमीटर आती हैं, 7 किलोमीटर ही जाना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जब आपने बाइक चलानी स्टार्ट की, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ ताकि हमारी जो बच्चियाँ जो आपके एज की हैं ना, उन्हें पता हो, उन्हें अंदाज़ा हो कि ज़ैनब ने इस चीज़ को कैसे फेस किया था। कि जब आपने बाइक चलाना स्टार्ट की, जब आपने तालीम का सिलसिला इस तरह से शुरू किया कि पहले आप साइकिल पे थी, फिर आपने बाइक चलाना शुरू कर दी, तो क्या कॉमेंट्स लोगों के मिलते थे, लोग क्या कहते थे, और आपने इस चीज़ को फेस कैसे किया?
हाँ, मैं पहले साइकिल अपने गाँव में चलाती थी और 2 साल में पढ़ने के लिए आती थी। यहाँ पे बाइक साइकिल पे आती थी पहले 2019 से 2021 तक और उसके बाद में बाइक चलाती थी। इस कदर के मेरे गाँव वाले लोगों ने भी तनकीद की और जो रास्ते में आदमी होते हैं वो भी तनकीद करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। मैं किसी पे ध्यान नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे तो अपनी तालीम हासिल करनी है ना, मैं वही करूँगी। तालीम क्या हासिल बात है। करना है, अगर उस आदमी की बात पर ध्यान दूँगी तो मैं अपनी तालीम कैसे हासिल कर सकूँगी? इसी के लिए जो आदमी रोज़ कहते हैं, हाँ। रोज़ कह के आके बस कर जाएँगे, मैं यही बस फ़ील करके बस थोड़ी-सी तनकीद बस आदमी करते हैं, बस मैं आती हूँ क्योंकि तो मुझे अपनी तालीम हासिल करनी है, अपने बहन और भाइयों को तालीम हासिल कराना है और मैं मिसाल बनूँगी अपने बहन भाई और जो लड़कियाँ घरों में बैठी हैं, जो तालीम हासिल नहीं कर इंशाल्लाह सकती, इंशाल्लाह मेरा ज़ैनब, आप पैगाम है सिर्फ कि अपने बहन भाइयों के लिए उनको नहीं, ना सिर्फ अपने इलाके के लिए, बल्कि आप पाकिस्तान के लिए एक मिसाल हैं। अल्लाह ताला इसी तरह से आपकी कामयाबी का सिलसिला जारी रखे। पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें। कुछ भी लोग कहते हैं एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें, क्योंकि जब आप कामयाब हो जाएंगी तो यही लोग होंगे जो आपकी कामयाबी पे तालियां बजाएंगे और यही लोग होंगे जो कि आपके पास अपने मसले लेकर आएंगे। एक बहुत बड़ी वकील बने, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। हमारी बात इतनी प्यारी खूबसूरत ज़ैनब से हमने बात की और इसका हौसला माशाल्लाह कितना बुलंद है। और जितनी भी हमें इस एज की बच्चियां देख रहे हैं उन्हें लगता है कि तालीम में कहीं रुकावट है तो ज़ैनब को बस याद कर लें। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि इंतखाबात में ताख़ीर पर अस खुद नोटिस केस की समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद अली ने हमें ज्वाइन किया। शहजाद बताएगा क्या डिटेल्स हैं? जी महक, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात होने हैं उस हवाले से आज खुद नोटिस केस की समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस अहम केस की समाअत कर रहा है। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल रोस्टम प्रायर उन्होंने ये कहा कि मैं दलाइल देने के लिए तैयार हूँ। अदालती हुक्म में से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का नाम निकाल दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने इस मामले पर जो है इतराज किया। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अदारे के तौर पर जानते हैं, जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क दिए, जो अदालत में लिखवाया जाता है वो अदालती हुक्मनामा नहीं होता। जब तक जजेस दस्तखत नहीं करते वो हुक्मनामा नहीं तस्वुर किया जाता। इसके बाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो वकील हैं आबिद जुबैरी, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया, जिस पर जो है वो अटॉर्नी जनरल की जानिब से एक दफा फिर एतराज किया गया। उन्होंने ये कहा कि आबिद जुबैरी दरखास्त गुजार के वकील हैं, बार की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकील हो, किसी सियासी जमात के वकील नहीं होना चाहिए। जिस पर जो है वो आबिद जुबैरी की जानिब से कहा गया कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का वकील हूँ, किसी सियासी जमात का नहीं। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी है कि इंतखाबात 90 रोज में ही होने हैं। आबिद जुबैरी की जानिब से इस वक्त जो है वो दलाइल का आगाज कर दिया गया है और समाअत बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। गुज़श्ता समाअत पर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से ये भी रिमार्क सामने आए थे कि आज के रोज इस जो अहम केस है इसकी समाअत जो है वो सुबह 9:30 बजे से शुरू की जाएगी और कोशिश है आज अदालत की कि आज ही इस जो केस है इसका जो है वो फैसला जो है वो कुछ दिया जाएगा। तो आप देखते हैं समाअत शुरू हो चुकी है। इस वक्त जो आबिद जुबैरी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकील, वो दलाइल दे रहे हैं और जजेस के सवालात के जवाब दे रहे हैं अहम केस के हवाले से। जी ठीक है शहजाद, बेहद शुक्रिया, डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की। इससे पहले हम बात कर रहे थे, एक बड़ी ही प्यारी नन्ही सी खूबसूरत सी बच्ची ज़ैनब हमारे साथ मौजूद थी, 9वीं क्लास की वो तालिबा। अच्छा, मेंशन दोबारा से ज़ैनब की स्टोरी को करने का मकसद ये है कि हमने देखा है कि बहुत सारे पढ़े लिखे तबकों में भी हमारी जब बच्चियां तालीम के लिए बाहर निकलती हैं तो उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उन पर जुमले कसे जाते हैं, उनको डिफरेंट तरीके से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ज़ैनब जैसी बच्ची जब हिम्मत की मिसाल बन के सामने आती है तो बहुत सारी लड़कियों को मोटिवेशन मिलती है। अब आप देखें कि जिस जगह से वो आती है और जिस जगह वो जाती है एक ख़तरनाक इलाका उसे कंसिडर किया जाता है। लेकिन फिर यहाँ पर ये बात मेंशन करना चाहूँगी कि बड़ी अफसोस की बात है कि पंजाब के अद्दी फरियाल तालपुर का ये हल्का, जिसको तालीम याफ्ता होना चाहिए, तरक्की याफ्ता होना चाहिए, अफसोस कि हम यहाँ पर मनाजिर ऐसे देख रहे हैं। अच्छा जी, अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। PSL 8 चल रहा है और मैचेस
मैचेस बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं। इन सब मैचेस में जिसकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है वो है लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 110 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 200 रन के जवाब में सिर्फ 90 रन पर ढेर हो गई है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या खामी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, उनसे जानेंगे। ज़रा पहले रिपोर्ट देख लीजिए। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अभी पर बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भट्टी साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ था कल इस्लामाबाद यूनाइटेड को? अच्छी टीम है, बड़ा अच्छे तरीके से फाइट भी करती है, लेकिन कल लग रहा था कोई प्रेशर है इनके ऊपर। देखिए महक, जो प्रेशर नजर आ रहा है वो लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग का है। शाहीन शाह अफरीदी इतनी जबरदस्त कप्तानी कर रहे हैं कि कल आप देखें कि शाहीन शाह अफरीदी ने कोई विकेट नहीं ली। उसके बावजूद जो हरीफ टीम थी, और बड़ी तगड़ी टीम जिसमें कॉलिन मनरो, आजम खान, आसिफ अली, शादाब खान, एक से बढ़कर एक जबरदस्त उनके पास T20 के हिटर्स थे। लेकिन 16.3 ओवर्स में ये 90 रन पर टीम आउट हो गई। उससे पहले जब बैटिंग आई तो ये पिच 200 रन की पिच नहीं थी, ये 160, 170, 180 रन की पिच थी। वहां भी लाहौर कलंदर्स की तरफ से कोई बैट्समैन 50 रन नहीं कर सका, लेकिन सब ने अपना थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करते हुए टीम का स्कोर 200 रन तक पहुंचा दिया। मेरे ख्याल में ये टीम स्पिरिट है लाहौर कलंदर्स। जिस तरह इब्तदाई 6 सालों में इस टीम ने नाकामियां समेटी, लेकिन अब लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स जो है ना राइट ट्रैक पर चल पड़ी है। उसके बैट्समैन भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बॉलर्स हरीफ टीमों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं, फील्डर्स बड़े जबरदस्त कैचेस ले रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर हम ये कह दें तो शायद गलत ना होगा कि टूर्नामेंट में जो सबसे तगड़ी बॉलिंग है वो लाहौर कलंदर्स की है, और वो बॉलिंग का जो फैक्टर है वही दूसरी टीमों के मुकाबले में उसको मुमताज कर रहा है। जी भट्टी साहब, आपने कहा ना कि एक वक्त था बड़ी तनकीद की जद में थी लाहौर कलंदर्स, मीम्स की भरमार होती थी सोशल मीडिया पे, इतना हदफ तनकीद, इतनी मीम्स में एडिशन होती थी लाहौर कलंदर्स की कि बस हम हंसते थे और पढ़ते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो उनके प्लेयर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी हो जाए, फ़खर जमान हो जाए, अब्दुल्ला शफीक हो जाए, बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। सब खिलाड़ियों की लाहौर कलंदर्स के फॉर्म भी अच्छी है, पर इसके अलावा डबल सेंचुरियां जड़ रहे हैं। कल चलें कोई बड़ा उन्होंने बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, सब ने थोड़ा थोड़ा खेल के अपना कंट्रीब्यूट किया, जैसे आपने भी कहा, लेकिन उनकी प्लानिंग बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे तरीके से वो हमें मैदान में नज़र आते हैं, जो कि शायद मुझे PSL की बाकी टीम्स में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। क्या वजह इसकी? देखिए महक, लग ऐसा रहा है कि शाहीन आफरीदी की कप्तानी ने सारा डिफरेंस डाला है। पिछले साल जब वो कप्तान बने तो पहले ही साल लाहौर कलंदर्स को उन्होंने चैंपियन बनवा दिया। अभी भी आप देखें टीम मुश्किल में हो, किसी से कैच ड्रॉप हो जाए, कोई खराब फील्डिंग कर दे, लेकिन शाहीन आफरीदी मुस्कुराते रहते हैं, फील्डर के पास जाते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं। तो मेरे ख्याल में कप्तानी का जो तब्दीली का जो फैसला है उसने फर्क डाला है। मुझे याद है पहले साल 2016 में जब लाहौर कलंदर्स ने अपना सफर इस PSL में शुरू किया था तो अजहर अली को उन्होंने कप्तान बनाया था। उस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी। फिर दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल तक ये टीम लड़खड़ाती रही, कभी 5वें नंबर पर, कभी 6ठे नंबर पर। वही जो आप मीम्स की बात कर रही हैं, तनकीद की बात कर रही हैं, जी। लेकिन ये लोग कंसिस्टेंट रहे। और इनके आप पाकिस्तानी प्लेयर्स देख लें, मोस्टली प्लेयर्स वो हैं जो इनके प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए आए, जिनमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, फखर जमान हैं, हारिस रऊफ हैं, जमान खान हैं, ये इनके अपने प्लेयर्स हैं। फिर जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, अगर डेविड वीजे को ले लें, ये पहले साल से लेके आज तक लाहौर कलंदर्स के लिए खेल रहे हैं। राशिद खान ने जब PSL को ज्वाइन किया तो लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बन गए। फिर इन्होंने राशिद खान को अपनी टीम के साथ अलग करने की कोशिश नहीं की, हालांकि ड्राफ्ट में प्लेयर्स जो हैं वो टीमें छोड़कर दूसरी टीमों में चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जो मुस्तकिल मिजाजी है, ये फैमिली वाला माहौल है कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैचेस के बाद हम रोजाना सुनते हैं इनामात भी बड़े बड़े दे रहे हैं, किसी को प्लॉट दे रहे हैं, किसी को महंगा सेल फोन दे रहे हैं। तो ये एक इस तरह का माहौल बन गया कि अब ये टीम बिल्कुल राइट डायरेक्शन पर है। सबसे बढ़कर आप भी 2-3 दिन पहले कह रही थी कि आपका भी ताल्लुक लाहौर से है, कि लाहौरी अब बड़ी तादाद में, देखें कल वर्किंग डे था,
तो मेरे ख्याल में 6:30 मैच शुरू होने से पहले 6:30 बजे हमने स्क्रीन पर देखा कि ये लिखा हुआ आ गया कि हाउसफुल है। संडे को भी बहुत बड़ी तादाद में भट्टी साहब, लाहौर के क्राउड लोग बड़ा आए। जबरदस्त था और आपको पता है कि जब क्राउड अच्छा हो तो खेलने का ज्यादा मजा आता है। और मैं तो लाहौर में मौजूद हूँ, कोशिश करूंगी कि कोई एक मैच जाके मैं भी देख लूं, अगर कहीं से टिकट विकेट मुझे मिल गई या आपने मुझे अगर टिकट दिलवा दी। मुझे ये बताएं, अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन की आपने बताइएगा, बात की मैं लाहौर कलंदर्स आपको लाहौर कलंदर का एक मैच दिखा दूंगा। डन है। अच्छा, लाहौर कलंदर ने अपने ऊपर काम किया, बेहतरी हमें नजर आई। अगर मैं बात करूं कोयटा ग्लेडिएटर्स की, कराची किंग्स की, ज़ल्मी की अच्छी टीमें थी ये, पता नहीं इन्हें क्या हो गया। आपकी नज़र में इन तीनों टीम्स की जो इस वक्त रैंकिंग चल रही है वो लाइक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ज़ल्मी, स्पेशली ज़ल्मी के बारे में, कि ज़ल्मी हमें नजर आएगी 5वें पर। अब क्या कमियां हैं तीनों टीम्स की, अगर मैं बात करूं इंडिविजुअली बताइएगा। देखिए महक, अगर इस PSL 8 में हम देखें, जो टॉप 3 की टीमें हैं, लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान, ये एक बिल्कुल अलग टीमें नजर आ रही हैं, जो हार तो रही हैं लेकिन कम हार रही हैं, और इनके कॉम्बिनेशन लग रहा है कि सेट हो गया। और T20 फॉर्मेट वही फॉर्मेट है कि जिसमें अगर टीमें एक बार ट्रैक पर चढ़ जाएं, जीतने लग गए हैं, तो फिर उनको वापस लाना मुश्किल होता है। लेकिन ये जो आखिरी 3 टीमें हैं, जिनमें कोयटा ग्लैडिएटर्स है, कराची किंग्स है, मुल्तान सुल्तान है, टीमें बुरी नहीं है, लेकिन अभी तक लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन टीमों में कमी है। कोयटा देखें, कमी है, इतनी बुरी टीम नहीं है जितने बुरे रिजल्ट दे रही है। कराची किंग्स 2 मैच जीती है लेकिन 4 मैच हारी हुई है। इसी तरह पेशावर ज़ल्मी, मेरे ख्याल में थोड़ा सा लक फैक्टर भी T20 में मैटर करता है। लाहौर कलंदर्स तो जब कराची से लाहौर पहुंची तो ग्राउंड की तब्दीली से उनको फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने दोनों मैच जीत लिए। अब देखें ग्राउंड की तब्दीली, क्योंकि कल, आज तो कोई मैच नहीं है, कल पिंडी में भी मैच शुरू होगा, तो मेरे ख्याल में शायद ग्राउंड की तब्दीली इन टीमों के लिए कोई लक फैक्टर सामने ले आए। लेकिन यानी माहौल का भी बड़ा असर होता है, ग्राउंड की तब्दीली का भी बड़ा असर होता है। और फिर वही बात है ना भट्टी साहब कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी सबसे ज्यादा मैटर करती है, और एक टीम वर्क बहुत। जी मेन चीज जो है ना वो फैसला साजी है। मेरे ख्याल में टीम सिलेक्शन भी इन तीनों टीमों की इतनी अच्छी नहीं है जितनी इब्तदाई 3 पोजीशन में जो टीमें हैं उन्होंने टीम सिलेक्शन अच्छी की है। सही, ठीक है, ठीक। भट्टी साहब बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ा ज़रूरी होता है सिलेक्शन का, सिलेक्शन अच्छी ना हो तो फिर परफॉर्मेंस कहीं पर भी अच्छी नजर नहीं आती। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध का हुक्मनामा काम कर गया। ओपन लेटर्स पर गाड़ियाँ ट्रांसफ़र करवाने की शरह में 500% तक इजाफा हो गया है। एक हफ्ते की सिर्फ मैं ये बात बता रही हूँ कि एक हफ्ते में 9,500 से ज़ायद गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो गई हैं। शाहनवाज अली कादरी रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची पुलिस ऑफिस में हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की मालिकाना हकूक तब्दीली न होने पर तफ्तीश में मुश्किलात के बाद वज़ीर आला सिंध ने ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया था। ये एक नोटिस देना है कि गाड़ियां अगर ट्रांसफर नहीं करते वो इम्पाउंड होगी। एक हफ्ते की मोहलत मिलने पर कराची सिविक सेंटर में कायम एक्साइज के दफ्तर में रश बढ़ गया। एक हफ्ते के दौरान 9,438 गाड़ियां रजिस्टर्ड और ट्रांसफर हो गई। सपोज ये कि हमारे पास अगर 500 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती थी या ट्रांसफर होती थी, वो 1500 पे आ गई है। तो लोग काफ़ी आ रहे हैं। इससे जो नॉन ट्रांसफरेबल गाड़ियाँ थी, जैसे ओपन ट्रांसफर पे चल रही थी, उनकी वजह से काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं हमारे पास ट्रांसफर के लिए। ओपन लेटर पे चलने वाली गाड़ियों को रजिस्टर करवाने आने वाले शहरी इसकी हसासियत को समझते हैं। ये बहुत अच्छा इकदाम है, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो इसके अंदर ये है कि वो मिसयूज हो सकती है। हाँ, तो जाहिर सी बात है, अच्छा बात है। थोड़ी सी रश है लेकिन मेरा काम हो गया। DIG ट्रैफिक ने महकमा एक्साइज को 28 फरवरी से ज्वाइंट चेकिंग की भी दरख्वास्त की है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में महकमा एक्साइज ट्रैफिक पुलिस के साथ क्रैकडाउन करेगा। कैमरामैन फैसल अगाही के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। चलें जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं और आपके एक ऐसे मसले की बात करते हैं जो कि आई थिंक अब जिसका ताल्लुक उम्र से नहीं होता। क्योंकि एक वक्त था जब हम सोचते थे कि सफ़ेद बालों का आ जाना उम्र के किसी हिस्से में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बालों का रंग उम्र के साथ साथ तब्दील होना एक मामूल सी बात है, लेकिन सफ़ेद बाल ज़िंदगी में किसी भी वक्त अब आ सकते हैं।
मैंने जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि टीन एजर्स भी अब हमें ऐसे नज़र आते हैं जिनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आपकी डाइट ऐसी होती है, आपकी रूटीन ऐसी होती है, और फिर जो बच्चे टीन एजर्स जो कि स्मोकिंग करते हैं उनके भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। आजकल नौजवानों को ये मसला दरपेश है कि उनके बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं। हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि उनके पास क्या ऐसी चीज़ है या क्या आपके किचन में मौजूद है जो कि हमें पता नहीं है भाई कि किचन में ये चीज़ होती है और आप इस्तेमाल करके सफ़ेद बालों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। कुदरती तरीका क्या है बालों को स्याह करने का, ये जानेंगे हकीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नया दिन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? आप ठीक है महक? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं हकीम साहब कि अक्सर, अच्छा सबसे पहले मैं ये टीन एजर से बात इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि उनके बालों का सफ़ेद हो जाना हमें बहुत ज़्यादा शॉक्ड करता है कि बच्चा तो अभी छोटा है, 20-21 साल का, लेकिन बालों में सफ़ेदी आ गई, ये क्या है? तो क्यों टीन एजर्स में ये चीज़ क्यों देखी जा रही है? देखिए, इस वजह से आती है कि ये एक तो विरासत से भी होती है, बाज़ लोगों के ख़ानदानी होती है ये। बाज़ लोगों का ये होता है कि साइनसाइटिस एलर्जी होती है, गले में रेशा गिरता है, इसकी वजह से बाल भी वाइट होते हैं, आंखें भी कमज़ोर होती हैं, दांतों पे भी इसका असर होता है, और दूसरा बुखार सा फील रहता है, अक्सर गला ख़राब रहता है। तो ये एक रीज़न्स होते हैं जो कि बालों को सफ़ेद कर रही होती है। दूसरा ये होता है कि खुशबू, बदबू, धूल, मिट्टी, कारपेट, किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है, 20-25 छींकें एक साथ शुरू हो जाती हैं। तो ये जितना भी रेशा आता है ये गले में, ये बालों को वाइट करता है। दूसरा, स्ट्रेस लेवल अगर बहुत ज़्यादा हो, काम का बोझ बहुत ज़्यादा हो, उसकी वजह से भी बाल वाइट हो रहे होते हैं। दरअसल में ये आजकल 10 साल, 12 साल, 13 साल के बच्चों के भी बाल वाइट हो रहे हैं, और आम तौर पे जो है 35 साल से अगर कम उम्र है तो उनके चांसेस होते हैं ब्लैक होने के। अगर 35 साल से ज़्यादा उम्र है तो वो भी मेरी तरह फिर सब्र कर लें, सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, अब आपने अपनी एज भी बता दी है मुझे ज़रा ये बताएं कि अक्सर जो मर्द हज़रात जो स्मोकिंग करते हैं ना, उनके भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दुरुस्त कह रही हूँ मैं या नहीं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जो स्मोकिंग करते हैं, इसके अलावा भी, क्योंकि जो स्मोकिंग करते हैं या आम तौर पे पान वगैरह भी खाते हैं, तो उनको भी साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, एक नाक बंद होती है, गले में रेशा गिर रहा होता है, इसकी वजह से भी बाल वाइट होते हैं। क्योंकि स्मोकिंग के तो बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं ना, अब उसको गिनने अगर हम बैठ जाएं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा उसके लिए। तो इसलिए हम आपको यही कहेंगे, स्मोकिंग अच्छी चीज़ नहीं, उसको छोड़ देनी चाहिए। दूसरा ये है कि एक अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं, ये कम से कम 4-5 महीने तक खाएं। अब देखें आपके बालों का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, ये वाइट बालों के लिए बहुत बेहतरीन, नेचुरल ब्लैक होना शुरू हो जाएगा जी इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर 35 साल से कम उम्र है तो, अगर 35 साल से ज़्यादा उम्र है तो कुछ अगर नहीं हो 35 साल से ज़्यादा है तो वो आपकी तरह सब्र कर लें। मुझे बताएं किचन में आपके पास क्या चीज़ है, क्या हमारे देखिए आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, देसी टोटका है जिसको इस्तेमाल करते हुए बाल स्याह हो जाए। बिल्कुल, मैं एक आसान रेमेडी बता रहा हूँ जिससे आपके बाल काले होने के भी चांस होंगे, बाल गिरने से भी रोकेगी ये। और दूसरी चीज़, हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से आप याद रखिएगा कि उसमें यह है कि सर के बाल गिर रहे होते हैं, जिस्म के बाल बढ़ रहे होते हैं, जैसे चिन पे थोड़ी पे बाल आ रहे होते हैं, ये ख़वातीन के ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो ये आज उसको भी क्योर करने की मैं 1-2 रेमेडीज़ बनाकर दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। तो जिनके भी बाल गिर रहे हों और बाल वाइट हो रहे हों, तो उसके लिए आपने लेना है आधा पाव तिल का तेल आधा पाव, ये हर घर में मौजूद होता है। ये एक बूटी आती है रतन जोत, ये लेना आपने 1 इंच का टुकड़ा, या आम लफ्ज़ों में बोलें कि 1 चाय वाली चम्मच। और ये है बालछड़, ये भी 1 इंच का टुकड़ा। इसमें हम डालेंगे आंखों में डालने वाला सुरमा, ये 1 चाय वाली चम्मच। ये है छड़ीला बूटी, 1 चम्मच। इसे पत्थर का फूल भी कहा जाता है और इसे उष्णा भी कहा जाता है। 1 घंटा इसे धूप में रख लें, आपका ऑयल तैयार हो गया। ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के कीजिएगा। पहले ही 12-13 दिनों में बाल गिरना तकरीबन बंद हो जाएंगे, उसके बाद घने होना शुरू होंगे, तो फिर आस्ते आस्ते ये क्योर होना शुरू होगा कि बाल जो है वो सफ़ेदी इसकी ख़त्म होनी शुरू होगी। लेकिन इसके साथ 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना लें आप। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो चीज़ आपको 1 महीने में रिजल्ट ना दे वो 1 साल में भी नहीं देगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपकी बहुत सारी दुआएं होंगी। सही। अच्छा हकीम साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो तेल हमने बनाया, इसको हम कितनी देर तक सेफ रख सकते हैं? या 13 दिन तक इस्तेमाल करना और उसके बाद आपने इसको ज़ाया कर देना? नहीं, ये आपने कंटिन्यू यूज़ करना है। 12-13 दिनों में तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
फिर आप इसे आप साल भी यूज़ कर सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। और दूसरा, ये घर में पड़ा रहे, ख़राब तो होता नहीं, ऑयल कहाँ ख़राब होते हैं। खराब जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर हमने देखा है कि बाल झड़ने के साथ साथ अब आपकी वो जगह जो आपका स्कैल्प का वो एरिया जहाँ से बाल झड़ते हैं वहाँ पे गंजपन नमूदार होना शुरू होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी प्याज लगा लें, बहुत सारे कहते हैं जी लहसुन लगा लें, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। जो वो एरिया जिस पे बाल झड़ जाते हैं और फिर वो आते नहीं हैं, इसको हम क्या कहेंगे और ये ऐसा क्यों होता है? आपकी अपनी डाइट है, आपकी रूटीन है, अगेन आपका स्ट्रेस लेवल है, या इंटरनल आपको कोई मसला चल रहा है? देखिए, आप एक होता है गंजपन होता है जो कि विरासत से भी आता है, खानदानी होता है, ननियाल ददियाल में होता है। दूसरी चीज़, बिल्कुल ऐसे चमड़ी हो जाती है सर पे। बाज़ लोगों के ऐसे गोल निशान बनते हैं जिसे बालछड़ भी कहा जाता है, एलोपेशिया निशान बनते हैं। ठीक है, तो बाज़ लोग उस पर लहसुन लगा रहे होते हैं, बाज़ लोग उस पर प्याज लगा रहे होते हैं, अपने अपने टोटके होते हैं। जो हमारी हिकमत कहती है कि आप अंडे में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, अंडे की जर्दी में आप उसमें आधा चम्मच जो सुरमा मैंने दिखाया है, ये वाला सुरमा, ये आधा चम्मच उसमें मिला लें एक अंडे की जर्दी में, और इसे अपने सर पे लेप कर लें नहाने से आधा घंटा पहले। ठीक है, एक दिन छोड़ के भी कर सकते हैं, और ये कंटिन्यू 2 महीने कीजिएगा। ये जो बैक्टीरिया होता है ना जो बाल काट रहा होता है एलोपेशिया का, ये भी ख़त्म हो जाता है और बाल उगने लग जाते हैं। इसमें स्टार्ट में रुआं आता है, फिर आस्ते आस्ते बाल बनने शुरू होते हैं। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, वो ख़वातीन जो कि अपने बालों को डाई करवाती हैं, वो फिर एक टाइम होता है कि आप उस डाई से थक जाते हैं। आप हमने देखा था कि एक टाइम था स्टिकिंग बहुत इन थी, अब डिफरेंट किस्म के डाइज आ गए। अच्छा जी, आधे बाल काले और फिर आधे नीचे सामने ग्रीन भी करवा लिए, पिंक भी करवा लिए, रेड भी करवा लिए। उसके बाद जब वो डाई ख़त्म होना शुरू होता है तो नीचे से बाल एक तो डेड हुए हुए हो जाते हैं, दूसरा बाल सफ़ेद होना शुरू होता है क्योंकि ऊपर से डाई उतरना शुरू हो गया। बिल्कुल सही। तो वो ख़वातीन जो परेशान हैं वो बेचारी क्या करें? देखिए, एक तो मैंने ये ऑयल बनाकर दिखाया। अगर आप डाई की जगह मेहंदी यूज़ करेंगे, और मेहंदी के अंदर आप दंदासा, अनार का छिलका, मेथी दाना, ये आप मिला लें। दंदासा 1 चम्मच, मेथी दाना 1 चम्मच, अनार का छिलका 1 चम्मच, इनको पाउडर बना के आप 3 चम्मच सर मेहंदी के अंदर मिला लें, और फिर इसे आप पानी में घोल के आप अपने सर पे लगाएं। एक तो इस मेहंदी से आपका ये है कि लॉन्ग स्टे होगा, बालों पे कलर इसका जो है। अच्छा। और दूसरा ये है कि ये बालों के लिए भी बेहतर है, बालों की मजबूती के लिए। ये है नेचुरल। अच्छा, इसमें कोई केमिकल नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा हकीम साहब, अक्सर तो मेहंदियाँ भी ऐसी होती है जिनमें केमिकल शामिल होता है, फिर क्या किया जाए? नहीं, आप पंसारी के पास जाइए, पंसारी के पास होते हैं बगैर केमिकल के होते हैं, जो इसके पत्तों की बनाते हैं, वो मेहंदी के पत्तों की। हाँ, खुली मेहंदी ना, खुली मेहंदी होती है। और ना समझ में आए तो आप खुले पत्ते ले लें, खुद पीसवा लें। अच्छा, सही। अच्छा, अक्सर हमने ये सोचा है कि हमने अक्सर ये सुना है कि आप जब डेली बेसिस पे शैम्पू यूज़ करते हैं तो शैम्पू में भी केमिकल्स होते हैं, तो आप फ़लाना साबुन इस्तेमाल करें, फ़लानी चीज़ इस्तेमाल करें, शैम्पू ना इस्तेमाल करें। तो जैसे आपने बताया कि ये जो ऑयल आपने बनाया ये आपने बालों में लगा लिया, तो जब आप किसी भी कंपनी का शैम्पू इस्तेमाल करें तो कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? बिल्कुल, देखें, इसीलिए हम केमिकल फ्री बात करते हैं। और दूसरा ये है कि जो आप बार बार इसमें चेंजिंग ना करें। जो लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, शैम्पू करते हैं, वो बार बार किसी ने एक शैम्पू का मशवरा दे दिया, कुछ दिन वो कर लिया, फिर कोई और कर लिया, ये हरकत ना करें। आपका जो स्किन का डॉक्टर आपको जो शैम्पू बताएगा आप उस पर अमल कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो। नहीं तो आप शुरू से जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं वो एक ही शैम्पू यूज़ करें, उसमें बार बार चेंजिंग ना करें। ये जो बार बार चेंजिंग करते हैं उसका केमिकल चेंज होता है, वो बालों को डैमेज करता है। अच्छा हकीम साहब, क्या आप मुझे फ़ौरन से बता सकते हैं कुछ ऐसी शैम्पू की रेमेडी, क्योंकि कुछ जैसे ऑयल आप घर में बना सकते हैं, यकीनन ऐसी कोई शैम्पू की भी रेमेडी होगी जो कि आप अपने घर में बना सकते हैं, जो कि नेचुरल हो, आपने खुद बनाया हो, आपको पता हो कि अच्छा मैंने ये यूज़ किया तो इसमें कोई केमिकल नहीं है? देखिए, बिल्कुल नेचुरल है। आपने एक पॉपुलर चीज़ देखी होगी कि जैसे आंवला, रीठा, सिकाकाई, इसका बनाते हैं लोग, शैम्पू बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं। लेकिन इसका बनाना आसान है, इसका रेशो होना चाहिए, इसकी मिकदार जो होगी। आपने जिस तरह अपने घर पे बनाना हो तो आपने लेना है आंवला 25 ग्राम, सिकाकाई 25 ग्राम, रीठा 100 ग्राम, और बालछड़ 10 ग्राम। इनको मिला के पाउडर बना लें, और फिर जितना लगाना हो उतना आप पानी में घोल के अपने सर पे लेप करें, 15 मिनट बाद धोएं तो सर पे झाग भी बनेगी, और ये एक अच्छा शैम्पू पाउडर आपका बनेगा। अच्छा, तो ये भी ऐसे है कि आप इसको ज़्यादा देर तक सेफ रख सकते हैं, ये इसकी एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ है? नहीं, इसको आप पाउडर बना के घर पे रख लें, साल रख लें, ख़राब नहीं होता ये, क्योंकि ये पंसारी से भी ड्राई हालत में मिलता है।
अच्छा हकीम साहब आप मौजूद है, बालों की इतनी चीज़ों के हवाले से हमने बात की, तो मज़ीद आपको पता है ख़वातीन तो बालों को लेके वैसे ही बहुत परेशान होती है कि जी लंबे नहीं हो रहे, घने बाल नहीं है। अच्छा एक परेशानी इसमें ये होती है कि दो मुँहे बाल है जी आपके। अब वो जो दो मुँहे बाल हैं उनको आप कट तो करवाते हैं, लेकिन उससे आपकी बालों की लेंथ भी कम हो रही है, लेकिन वो दो मुँहे बाल ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो उसको ख़त्म करने का क्या देसी टोटका है? देखिए जो दो मुंह हो रहे होते हैं, बाल बढ़ नहीं रहे होते हैं, बाल घने नहीं होते हैं, ठीक है, आपने तकरीबन 1 किलो सरसों का तेल लेना है और जो अखरोट का दरख्त होता है उसके नीचे खड्डा कर लें, उसकी जड़ निकल आएगी और उस अखरोट के जो दरख्त की जड़ है वो उस तेल की बोतल में लगा लें ताकि उस ऑयल के साथ टच हो। अच्छा। और उसके ऊपर मिट्टी डालकर छोड़ दें और 40 दिन के बाद वो तेल लगाएं आप निकाल के। आप देखिएगा आपकी सोच से भी क्योंकि अखरोट का दरख्त होता है बहुत घना, इसी तरीके से आपके बाल भी घने होंगे और आपकी सोच से भी ज़्यादा आपके बाल लंबे भी होंगे। दो मुंह होते हो, आधा बाल टूट रहा हो, सर खाली हो रहा हो, ये सब सही होना शुरू हो जाएगा। हाँ सही। अच्छा हकीम साहब हम आपने कहा ना कि आप जो ऑयल आपने बताया उसको इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है जी कि सुबह के वक्त नहार मुँह आपने अखरोट खा लेना है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं और फिर वो हमारे वीकनेस का बायस बनते हैं और फिर वीकनेस की वजह से भी आपके बाल गिरते हैं, आपको हेयर फॉल होता है। तो क्या आप रिकमेंड करेंगे कि आपको अपनी डेली रूटीन की डाइट में, खाने में, वो भले से लंच है, डिनर है, क्या शामिल करना चाहिए, क्या निकाल देना चाहिए? देखिए गैर हाइजेनिक चीज़ें निकाल लेनी चाहिए, जिस तरीके से फार्मी चिकन है इसका इस्तेमाल कम करें और दूसरा सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जितने लोग भी देख रहे हैं एक तो सब्जियों का, एक दालों का इस्तेमाल करें ताकि प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम सब चीज़ें मिल रही हों, तो आपके बाल अच्छे भी होंगे और आपकी शख्सियत भी अच्छी होती जाएगी। सही है, ठीक है हकीम साहब, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। आई विश कि बहुत सारे लोगों को इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो घर में चीज़ें बनाया करें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि देसी है और कोई केमिकल इसमें शामिल नहीं है। आज हमें आपसे अब इजाज़त लेनी है, अब आपसे मुलाकात हम करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।